नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः केआर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे द्वारा आपके लिए एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया जा रहा है। इस सीरीज़ के माध्यम से उत्तराखंड के गद्य और पद्य के जो यूके ट्रिपल एस द्वारा जो सिलेबस में दिए गए हैं, उन समस्त जो लेखक और कथाकार, जो साहित्यकार, जो व्यक्तित्व है, उनको पूरा कराने की कोशिश की जाएगी। और कोशिश इस तरीके से की जाएगी दोस्तों, इनके बारे में जो विस्तृत जानकारी अनेक अनेक किताबों में जो दी गई है, उन जानकारी को एक से आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग जो ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा भी कहीं ना कहीं मोरल डाउन होता है। सिर्फ उत्साहवर्धन करने के लिए आपका प्यार ज़रूरी है। तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और इतना ही काम करिए। आपसे ना तो आपको टाइम वेस्ट होगा। यदि आपको लगता है कि वीडियो में थोड़ा ठीक है, आपका फ़ायदा हो रहा है, वीडियो तभी आगे पहुंचाए, अन्यथा आप स्किप भी कर सकते हो। ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपसे हम सपोर्ट मांग रहे हैं। बाकी आप पर निर्भर करता आप क्या चाहते हो, करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। यदि फ़ायदा होता तो करिएगा, अन्यथा पे कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एक साहित्यकार, उत्तराखंड के धरती पर जन्मे, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक। इनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, इनका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। यदि इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं जानते तो आज आपको पूरी की पूरी जानकारी इनके बारे में मिलने वाली है। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। तो बात करते हैं हमारे पंत जी की। यदि इनके जन्म की बात की जाए दोस्तों, तो आप सभी लोग को पता है इनका जन्म 20 मई 1900 को कौसानी बागेश्वर में होता है। अब प्रेजेंट टाइम में तो ठीक है बागेश्वर में होता है, लेकिन दोस्तों मैंने बहुत सारी ऐसी एनसीईआरटी वाली किताबें देखी, उनमें आज के डेट में भी अल्मोड़ा ही दिया गया दोस्तों। तो कन्फ्यूजन मत हो जाना कि हो सकता है कि कभी आपको अल्मोड़ा के बारे में दे दिया जाए तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो ठीक है, क्योंकि इनका जन्म 1900 में हो रहा है, तो 1900 में आप सबको पता होगा कि उत्तराखंड में, तो इससे पूर्व की बात करें तो केवल 3 मात्र जनपद थे। 3 ही जनपद थे, एक गढ़वाल, एक नैनीताल और अल्मोड़ा। और जो बागेश्वर खुद हिस्सा अल्मोड़ा का हुआ करता था, आप सभी को पता होगा। तो कन्फ्यूजन यहाँ से बिल्कुल भी क्रिएट मत करिएगा। और आप यदि क्वेश्चन ऐसा आता, वैसे आसानी से बागेश्वर ही देगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम का क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। अन्यथा अल्मोड़ा भी ठीक रहेगा। तो आगे बात करते हैं। इनका मूल नाम के सबको पता ही होगा। मूल नाम गोसाई दत्त। गोसाई दत्त दोस्तों, मूल नाम गोसाई दत्त। और जो इनके जो स्थानीय लोग थे, इनको घूसे कहते थे। कोई घूसे कहते थे, कोई खाली सें कहते थे। तो इसमें भी कन्फ्यूजन मत होना दोस्तों। सारे के सारे उपनाम किनके हैं? पंत जी के हैं। और यदि इनके बारे में मैं बात करूं, आरंभिक दौर के बारे में बात करता है कि इनकी आरंभिक जो स्थिति कैसी थी दोस्तों। जब इनका जन्म होता है, ये किताबों में रचनाओं के माध्यम से जो साहित्य जो लिखा गया उसमें बताया गया है, जन्म के तुरंत बाद, मतलब माना जाता है कि जब इनका जन्म होता है उसके 6 घंटे बाद इनके माता जी का देहांत हो जाता है। अब 6 घंटे का एक बच्चा है, तो उसका लालन पालन करेगा कौन? तो उस कंडीशन में इनका जो आगे का जो प्रोसेस होता है, जो इनका पूरे के दिनचर्या का, जो इनका जीवन यापन का जो कार्यभार संभाला जाता है, इनकी नानी जी और इनके पिताजी के द्वारा किया जाता है। अब इनके पिताजी का नाम आप सभी लोग जानते हो कि इनके पिताजी का नाम गंगादत्त था दोस्तों। अब गंगादत्त जो इनका पिताजी का नाम था, तो इनकी ये 8वीं संतान मानी जाती है दोस्तों। अब आगे का प्रोसेस होता क्या कि जब इनका पूरा का पूरा कार्यभार जो माताजी के जाने के बाद पिताजी और नानी जी के हाथों में चला गया था, तो इनका जो शिक्षा के जो आरंभिक दौर होता है, उस शिक्षा का आरंभिक दौर पूरा का पूरा इनके कौसानी बागेश्वर से ही आरंभ होता है। ठीक है। अब जब इनके शिक्षा का दौर वहाँ से आरंभ होता है, वहाँ तो एक आपका प्राइमरी स्कूल होगा, लेकिन जो आगे की शिक्षा के जो प्रोसेस होता है, फिर जाके इनके द्वारा एक बात की जाती है कि आगे की शिक्षा के लिए बनारस चले जाते हैं। अब बनारस में शिक्षा ग्रहण की जाती है, फिर जाके वहाँ से इनका वापस प्रस्थान हो जाता है इलाहाबाद के लिए दोस्तों। जब ये इलाहाबाद आते हैं, तो ये दौर उस टाइम का होता है जब कहीं ना कहीं पहला विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और उसके बाद 1 अगस्त 1920 से दोस्तों, 1 अगस्त 1920 से एक ऐतिहासिक दिन है। आप सभी लोग जानते होंगे, उस दिन तिलक जी की मृत्यु होती है।
देहांत होता है, एक महानतम व्यक्तित्व रखते देश में, और उसी दिन से पूरे भारत देश में असहयोग आंदोलन आरंभ होता है। अब आप सभी लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन था क्या, क्यों लाया गया था, कि जो बात करी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि देश को आज़ादी दी जाएगी, वैसा तो होता नहीं है। तो गांधी जी द्वारा यहाँ पे बात दी जाती है कि अब से होगा क्या, जितने भी सरकारी जो कर्मचारी है वो सरकार का बहिष्कार करे, उस कार्य का बहिष्कार करेगी, और जितने भी जो अंग्रेजी शिक्षा में जो पाठ्यक्रम कर रहे उनके द्वारा भी उस पाठ्यक्रम का बहिष्कार करना चाहिए और पूर्ण रूप से अंग्रेजों का बहिष्कार करना चाहिए। तो उसी मुहिम में इनके द्वारा भी 1921 में एक डिसीजन लिया जाता है। ये डिसीजन 1921 में इनके द्वारा लिया जाता है और माना जाता है कि यहीं पर उनके जो आगे की जो शिक्षा की जो पद्धति है उसको छोड़ दिया जाता है और एक राष्ट्रीय हित के लिए एक कार्य इनके द्वारा किया जाता है। माना जाता है कि इसके बाद से इनके द्वारा एक स्वतंत्र लेखन कार्य तो बहुत बाद में किया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे था कि राष्ट्रीय हित के लिए इनके द्वारा जो बहिष्कार किया जाता है हायर एजुकेशन का, अंग्रेजी शिक्षा का, उसके बाद से राष्ट्रीय आंदोलन में इनके द्वारा भी कुछ भाग लिया जाता है। लेकिन दोस्तों सीधा हम बात करते हैं इनका लेखन कार्य का, आगे के प्रोसेस का। तो जब इनके द्वारा लेखन कार्य किया जा रहा था, छायावाद के 4 स्तंभ में से एक व्यक्ति थे। उसी टाइम पे माना जाए तो 1936 में आप सबको पता है ऑल इंडिया रेडियो सेवा का आरंभ होता है। अब ऑल इंडिया रेडियो सेवा आज़ादी से पहले की घटना है और जो इनका जो नाम दिया था अंग्रेजों के द्वारा ही दिया गया था और एक ये राष्ट्रवादी थे। लेकिन इनके द्वारा 1957 में आग्रह किया गया कि क्यों ना इसका नाम चेंज करके आकाशवाणी कर दिया जाए। तब जाके क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किसके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया जाता है। तो इन्हीं के कहने पर 1957 में जो आपका ऑल इंडिया रेडियो जो सेवा है इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया था। तो आगे बात करें इनके बारे में, तो आगे इनके बारे में कुछ जो रचना है उससे पहले के फैक्ट याद कर लेते हैं। पहला ये कि इनके द्वारा जो प्रथम कविता लिखी जाती है गिरजे का घंटा 1916 में प्रकाशन होता है और जो छायावाद की प्रथम रचना इनकी थी उच्छ्वास और अंतिम रचना इनकी मानी जाती है गुंजन। ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हो। और साथ ही साथ जो इनके द्वारा जो एक महाकाव्य जो लिखा जाता है लोकायतन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप मान सकते हो उसको। लोकायतन का जो इनके द्वारा जो रचना की जाती है महाकाव्य की, इस महाकाव्य का माना जाता है कि पूरा का पूरा जो महाकाव्य है उसमें केंद्र बिंदु जो माना गया था गांधी जी का। पूरा की पूरी जो चर्चा इसमें की गई, अधिकतर बोल सकते हो आप कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है गांधी जी की जो दिनचर्या है उनके बारे में ही पूरी जानकारी इस महाकाव्य के माध्यम से मिलती है मतलब, ठीक है। तो आप ही यहाँ पे इसको भी याद कर सकते हैं और फिर सीधा आगे बढ़ते हैं कि इनके द्वारा और कौन कौन सी रचनाएं रचित गई। और छायावाद के 4 स्तंभ में से एक थे और छायावाद में इनके द्वारा जो रचना लिखी थी ग्रंथि और वीणा 1920 में प्रकाशन होता है, ठीक है दोस्तों। पल्लव की अगर बात करें, पल्लव का प्रकाशन का वो तो 1928 में होता है। तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो दोस्तों, है ना। अब गुंजन का प्रकाशन होगा तो 1932 में होता है। तो 2 का 1920 में, गुंजन का 32 और 28 में होता है पल्लव का। अब इसके बाद जो दौर आता है, देखो साहित्यकार जो अन्य साहित्यकार इन्होंने इनकी रचनाओं को, क्योंकि हर रचना में जो एक स्तर की रचना उसमें एक अलग बात का पता चलता है, फिर दूसरे स्तर की रचना उसमें कुछ अलग बात का पता चलता है। आपको पता होगा कि छायावाद की जो रचना हो तो इसमें कहीं ना कहीं श्रृंगार रस का भाव प्रकट होगा, ज्योत्सना हो, वीणा हो, ग्रंथि हो, पल्लव हो, गुंजन हो। ये एक ऐसी रचना है जिसमें आपका बोल सकते हैं आप प्रेम भाव का जो रस है, प्रेम रस व श्रृंगार रस का यहाँ पे प्रकट होता है। लेकिन जो आपका प्रगतिवाद है इसमें कहीं ना कहीं समाज में जो कुरीतियाँ थी, खास करके जो शोषण का, जो मानव का जो शोषण हो रहा था, जो मानवीय जो पीड़ा थी, उन पीड़ा को दर्शाने का काम किया गया, जिसमें युगांत है, युगवाणी और ग्राम्य है। ये ग्रामीण नहीं ग्राम्य है। तो ये रचना पे आप याद कर सकते हो। ग्राम्य का प्रकाशन 1940 में होता है, युगाणी का 1939 में होता है और युगांत का यदि प्रकाशन पूछा जाए तो युगांत का प्रकाशन आपका 1936 में होता है। और लास्ट में यदि बात की तो नवचेतनावादी जो रचना है स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली और उत्तरा, अतिमा, वाणी, पतझड़, लोकायतन, महाकाव्य, इससे पहले शिल्पी, रजत, शिखर जो रचना है इनके द्वारा ये आपकी बोल सकते हो आप नवचेतनावादी की रचना थी। उसके बाद यदि बात की जाए तो इनके द्वारा एक पत्र भी निकाला जाता है 1938 में, रूपा पत्र का प्रकाशन किया जाता है। इनकी जो कहानी रचना है वे आंखें, तो इसके बारे में यदि बोली जाए तो आपकी
ये कहानी किसान के जो जीवन है, उनके जो संघर्ष है, उस पर आधारित एक कहानी है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा आगे की जाएगी। सिर्फ इतना याद कर लेना कि इनकी कहानी संग्रह बेआँखें और इनके जो साहित्य के क्षेत्र में विस्तृत जो आपका उत्कृष्ट जो कार्य है, इसके देखते हुए सरकार द्वारा 2015 में इन पर डाक टिकट भी जारी किया है। और बाकी इनकी जो आपकी रचना यहाँ पे दिख भी रही होगी, ग्राम्य है, आपका गुंजन है, पल्लव है, आपका चिदम्बरा है, अन्य रचनाएं जिसमें आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे सारी रचना आप देख भी सकते हो। तो इसके बाद की जो अगर घटना की जाए तो इनका जो साहित्य में अपना एक अलग ही पहचान थी, अलग ही नाम था। अब इस नाम को देखते हुए, इस उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए सरकार द्वारा भी इन्हें अलग अलग रचनाओं के लिए अलग अलग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस कड़ी में यदि बात की जाए तो आरंभ में 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया और 1968 में जो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ से नवाजा गया था। हिंदी के ये पहले ऐसे राइटर होता है जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप सभी को ये भी जानकारी होनी चाहिए। अब वे आके जो इनके कविता संग्रह था, पंत जी की प्रगतिवाद की रचना है। प्रगतिवाद का मतलब ये दौर ऐसा होता है जिसमें पीड़ा और दुर्दशा को दर्शाया गया है, जिसमें संसाधन के अभाव में किस तरीके से एक जमींदार अपने निचले तबके के जो लोग हैं उनका शोषण करता है, कैसे एक किसान मतलब बंदा बंदा सा रह जाता है इस विकास के कड़ी में, विरोधाभास कैसे प्रकट हो जाता है, जो इसकी आशा होती है, जो उसकी सोच होती है, कैसे वो पूर्ण नहीं होती है। इन सारी कालखंड की जो घटनाएं है उस सारे को दर्शाया गया बेआँखें जो कविता के माध्यम से जनसंचार का एक माध्यम प्रकट किया था। इन्हें संवेदनशील इंद्रियों का कवि कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार चित्र क्यों अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरी के पूरे प्रकृति में जो होने वाले जो विनाश है, प्रकृति के जो बाधा बन रही है विकास, तो इस सारी रचनाएं इनके द्वारा की जाती है। रचनाओं के माध्यम से आपको दर्शाया जाता है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में देखो, कामायनी को श्याम नारायण पांडे ने विश्व का 8वां सबसे महाकाव्य घोषित किया और हिंदी का ताजमहल की संज्ञा दी थी हमारे पंत जी ने। तो ये सारी की सारी बातें आप याद करते हुए चलिए और इससे रिलेटिव जितने भी अन्य फैक्ट होंगे वो भी आप अपने आप को जोड़ते चलिए। और साथ में दोस्तों एक स्टेटमेंट इनका याद करते चलिए। होता क्या है, जो आपका छायावाद का दौर होता है, इससे पहले कहीं ना कहीं जो बोलबाला था वो ब्रजभाषा का था। आपने मीरा को देखा होगा, आपने कबीरदास को देखा होगा, आपने सूरदास को देखा होगा, तुलसीदास को देखा होगा। तो उनकी जो अधिकतर जो रचनाएं थी खास करके भक्ति काल की, वो ब्रजभाषा में ही थी। लेकिन होता क्या है कि छायावाद में ये कविता वाली का दौर होता है, ये आपका श्रृंगार रस का दौर होता है। अब इस कड़ी में भी इनको भी पूछा जाता है कि आप उनके जो साहित्य की जो रचना है, आपको किस भाषा का ज़्यादातर समर्थन करते हैं, ब्रज भाषा। लेकिन उसी टाइम पे इनके द्वारा बोला जाता है कि खड़ी बोली को इन्होंने ज़्यादा बोलते मान्यता दी थी, खड़ी बोली के और उनका झुकाव ज़्यादा था। और इनकी जो ज़्यादातर रचना भी जो छायावाद की जो रचना है खड़ी बोली में ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली में से किसके द्वारा ज़्यादातर झुकाव खड़ी बोली के पक्ष में था, तो आपका यहीं पर आपका पंत जी को याद कर सकते हो। बेआँखें रचना भी उनकी उसी में, ज़्यादातर उनकी जो रचना है खड़ी बोली में ही लिखी गई है। और आप सभी लोग जानते होंगे इनका जो पल्लव है, जो रचना है पल्लव, इस पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। घोषणा पत्र आप सभी लोगों को पता होगा घोषणा पत्र होता है क्या। आखिरकार जैसे किसी पार्टी के द्वारा इलेक्शन लड़ने से पहले अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया जाता है, जिसमें बहुत सारे कंडीशनें रखी जाती है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। उसी प्रकार से इसी को भी आपका छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। और इनसे रिलेटिव यदि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं कहीं पे तो आप हमसे भी शेयर कर सकते, कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। और इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल से और प्यार देते रहिए। थैंक यू।